हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस के ऊपर, पियाजेस थ्योरी पे। अब जिस तरीके से एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वैसे ही उसका मॉरल डेवलपमेंट भी होता है। और इस डेवलपमेंट में क्या स्टेजेस रहती हैं, यही मिस्टर कॉलबर्ग ने अपनी रिसर्च से पूरा डिटेल में बताया है। तो क्या है उनकी थ्योरी, लेट्स डिस्कस। बट बिफोर मूविंग टू द थ्योरी, लेट्स टॉक अबाउट द मोरालिटी फर्स्ट। मोरालिटी क्या होती है, नैतिकता क्या होती है? जब आपको सही और गलत में फैसला करना आ जाए, दैट मीन्स यू हैव द मोरालिटी। बट सबकी मोरालिटी भी एक जैसी नहीं होती है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डिफरेंट पीपल मे टेक डिफरेंट डिसीजंस, है ना? तो मोरालिटी भी डिफरेंट होती है। अब जैसे मिस्टर कोलबर्ग ने अपनी रिसर्च में क्या किया, एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिया टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। तकरीबन 72 स्टूडेंट्स उन्होंने अपने सैंपल में लिए और उन्होंने एक डिलेमा, दुविधा जिसे कहते हैं, वो उन बच्चों के सामने रखी, जिसको हम हाइंज मोरल डिलेमा के नाम से स्टडी करते हैं। तो ये क्या था, पहले इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको ये थ्योरी को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट? अब मिस्टर हाइंज एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और उनके सामने बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। एक्चुअली उनकी वाइफ हॉस्पिटलाइज्ड है और उनको एक काइंड ऑफ कैंसर है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो ठीक हो सकती है अगर उन्हें वो ड्रग मिल जाए, जो अभी रिसेंटली एक ड्रगिस्ट ने इन्वेंट किया है। तो मिस्टर हाइंज उस ड्रगिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि उनकी वाइफ इस पर्टिकुलर डिजीज से परेशान है और अगर उनको ये ड्रग मिल जाए तो वो ठीक हो जाएगी। ड्रगिस्ट उनसे एक प्राइस की डिमांड करता है, लेकिन वो प्राइस काफ़ी हाई होती है। तो मिस्टर हाइंज कोशिश करते हैं, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं और उस ड्रगिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन वो उस प्राइस का सिर्फ हाफ मनी ही जुटा पाते हैं और वो काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं ड्रगिस्ट से कि प्लीज़ आप इतने पैसे रख लो अभी और मुझे ये ड्रग दे दो, मैं बाद में दे दूंगा बाकी पैसे। लेकिन वो ड्रगिस्ट नहीं मानता है। उसका कहना है कि उसने बहुत टाइम, बहुत पैसा और बहुत मेहनत की है उस ड्रग को इन्वेंट करने में, तो वो उससे पैसा बनाएगा। अगर उसे ड्रग चाहिए तो वो उतने पैसे लेके आए, अदरवाइज वहाँ से चला जाए। तो इस सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स थे, सभी के अलग अलग जो है रिस्पॉन्स थे। मिस्टर हाइंज को क्या वो ड्रग चुरा लेनी चाहिए, और अगर चुरा लेनी चाहिए तो आपका क्या लॉजिक है, क्यों चुरा लेनी चाहिए? अगर नहीं तो क्यों? तो वो डिफरेंट एज ग्रुप स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड ये रिसर्च थी और उन सभी के आंसर्स भी डिफरेंट थे। तो वो एक एक करके हम पढ़ते हैं उनकी थ्योरी के बारे में। उन्होंने अपनी थ्योरी में 3 लेवल्स दिए हैं और हर लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं। तो हम हर एक लेवल को इंडिविजुअली स्टडी कर लेते हैं। टॉकिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ द थ्योरी, these are pre-conventional, conventional and post-conventional, जिनकी 2-2 स्टेजेस हैं। So total इस थ्योरी में 6 stages हैं। Let's talk about the very first stage, which is punishment and obedience stage. ये लेवल फर्स्ट प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की हम बात कर रहे हैं। जनरली जो 10 साल तक के बच्चे होते हैं वो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी दिखाते हैं।
अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो हम स्टेजेस को थोड़ा डिस्कस करके समझने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट स्टेज इज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज. At this stage, obeying the rules is important to avoid punishment. आपने देखा होगा 5-6 साल का बच्चा होता है, उसके ज़्यादातर फैसले इसी बात को लेकर के होते हैं कि उसको पनिशमेंट ना मिले, राइट? किसी दूसरे बच्चे से स्कूल में हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो इस बात को लेकर के झगड़ा नहीं करते कि टीचर उसको पनिश करेंगे, अदरवाइज तो बच्चे खेलते खेलते झगड़ पड़ते हैं, है ना? तो उसकी जो मोरालिटी है वो इस लेवल तक की है, जस्ट टू अवॉइड पनिशमेंट. उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उस बच्चे को कैसा लगेगा जिससे वो झगड़ा कर रहा है ना. अगर पनिशमेंट का डर ना हो तो बच्चे मैं कहता हूँ कि खेलेंगे कम, झगड़ेंगे ज़्यादा. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट 5-6 साल के बच्चों की यही मोरालिटी होती है. इन रेलेवेंस टू मिस्टर हाइंज डिलेमा, हाइंज शुड नॉट स्टील द ड्रग एज ही मे बी कॉट एंड सेंट टू जेल. उसको पनिशमेंट मिल सकती है, इसलिए उसको वो ड्रग नहीं चुरानी चाहिए. 5-6 साल के बच्चे का यही स्टैंड होगा. द नेक्स्ट स्टेज इज सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन और एक्सचेंज स्टेज. अब जो ये सेकंड वाली स्टेज होती है, जनरली 8-10 साल के बच्चे जो होते हैं, आपने देखा होगा उनको हर एक जो फैसला है उनका इसी बात पे बेस्ड होता है कि उसका क्या फ़ायदा है. सेल्फ इंटरेस्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है और उनकी मोरालिटी इसी लेवल तक की होती है. So children of up to 10 years generally deal with others in terms of simple exchange. They are not concerned with the real justice but are in a position of what's in it for me. हाँ, इस स्टेज को what's in it for me भी बोलते हैं. आपने देखा होगा पेरेंट्स कुछ भी काम करने के लिए बोलेंगे तो बच्चे बोलते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, या फिर समटाइम्स पेरेंट्स खुद ही बोलते हैं कि आप ये काम करो तो आपको चॉकलेट मिलेगी. सो वो हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं. और दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज टिट फॉर टैट. ये वाला फैक्टर भी होता है कि जैसे को तैसा वाली बात वाली मोरालिटी होती है बच्चों की. जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो वो भी वापस उसको झापड़ मार देगा, ठीक है, हिसाब बराबर. सो दिस इज काइंड ऑफ मोरालिटी. 10 साल के बच्चों की अगर हम बात करें, प्री एडोलसेंस एज की अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड ग्रुप के बच्चों की मोरालिटी होती है ये. और मिस्टर हाइंस डिलेमा के केस में दे थिंक दैट हाइंस शुड स्टील द ड्रग टू क्योर हिज वाइफ सो दैट दे कैन लिव लाइफ टुगेदर. हाँ, 10-12 साल के बच्चे को लगेगा कि उसको ड्रग चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब उसकी वाइफ ठीक हो जाएगी तो वो हंसी खुशी एक साथ रह सकते हैं. इसमें उसका फ़ायदा नज़र आ रहा है, इसलिए उनकी मोरालिटी अपने फ़ायदे को देख करके होती है, राइट? द नेक्स्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन. ऑलराइट, सो एडोलेसेंस के आते आते अब क्या होता है कि बच्चे एप्रिशिएशन के भूखे होते हैं. उनकी मोरालिटी इसी बात को लेकर के होती है कि लोग मुझे अच्छा समझें. दे वॉन्ट द अप्रूवल एंड अफेक्शन ऑफ अदर्स. इस स्टेज को गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज भी बोला जाता है. आपने देखा होगा एडोलसेंस में ज़्यादातर एक्शंस, बस उनको अप्रिशिएट कर दो इस बात को लेकर कि उनसे आप कुछ भी करा. सो थर्ड स्टेज इज अबाउट एप्रिशिएशन. और हाइंस वाले केस की अगर हम बात करें, सो हाइंस शुड स्टील द ड्रग फ्रॉम द स्टोर इन ऑर्डर टू बी ए गुड पार्टनर टू हिज वाइफ. वही ना, गुड बॉय गुड गर्ल वाली एप्लीकेबल होती है. तो एडोलसेंस की जो मोरालिटी है वो अप्रूवल को लेकर के रहती है कि सोसाइटी का अप्रूवल मिले उनको. द नेक्स्ट स्टेज इज लॉ एंड ऑर्डर. लॉ एंड ऑर्डर के आते आते एडल्टहुड के आते आते लॉ एंड ऑर्डर रूल्स
अथॉरिटी, ये सब कुछ सुप्रीम लगने लगता है, क्योंकि एक अडल्ट जो है वो पूरी सोसाइटी को नज़र में रखते हुए अपने फैसले लेता है। तो उनको लगता है कि यस, रूल्स मस्ट नॉट बी ब्रोकन, and Heinz shouldn't steal the drug because this is against the law and everyone must uphold the rules. क्योंकि रूल्स बिल्कुल नहीं तोड़ रहे हैं, चाहे जो हो जाए, मिस्टर हाइंस को ड्रग नहीं चुरानी चाहिए। एक अडल्ट की लगभग कुछ इसी तरीके की मोरालिटी होती है। The next stage is social contract and individual rights. रूल्स, लॉज, ये सब क्या है? सोसाइटी को एक राइट ट्रैक पे रखने के लिए ही तो रूल्स बनाए हुए होते हैं, तो इनको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक मेजोरिटी की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उनको चेंज भी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल राइट्स भी तो कोई चीज़ होती है। सो ये मोरालिटी डेवलप होती है जब आप एक मैच्योर पर्सनालिटी के तौर पर चीज़ों को देखते हैं कि ठीक है, रूल्स लॉज अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ एक इंडिविजुअलिटी की भी बात होती है। सो हाई शुड स्टील द ड्रग बिकॉज एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द लॉ अगेंस्ट स्टीलिंग। भाई उस इंसान की जान बचाई जानी चाहिए ना। स्टीलिंग इज ए क्राइम, लेकिन कोई इंसान मर जाए सिर्फ इस बात के लिए कि आप उस ड्रग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ये फिफ्थ स्टेज होती है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी का। एंड द फाइनल स्टेज इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब इस स्टेज में बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। This stage has huge respect for the sanctity of human life, equality and dignity. Not everyone reaches to this stage of moral development. हाँ, इस मोरालिटी में जो इंसान होते हैं उनको लगता है कि इंसानी जीवन से ऊपर कुछ नहीं है, बाकी सब चीज़ें कंप्रोमाइज की जा सकती हैं। Mr. Hines must steal the drug even if the patient was a stranger and not his wife. He should listen to his conscience and not let the chemist's greed outweigh the value of a human life. अगर उसकी वाइफ की जगह कोई और स्ट्रेंजर भी होता है ना, तो भी उसको ड्रग को चुरा लेना चाहिए। तो इस तरीके की जो मोरालिटी होती है वो बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। So these are the 6 stages of Kohlberg's moral development theory. और ये हमने मिस्टर हाइंस डिलेमा, मॉरल डिलेमा के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा इन स्टेजेस को पढ़ा। आप दूसरे एग्जाम्पल से भी इस बात को समझ सकते हैं कि हाँ, छोटे बच्चे की जो मोरालिटी है वो एक अडल्ट की मोरालिटी से डिफरेंट होती है, क्योंकि दोनों के सोचने का जो तरीका है, जो विजन है, जो प्रोसेस है, दैट इज डिफरेंट। एक छोटा बच्चा है वो अपने आप तक सीमित होता है और उसको बस अपने ही इंटरेस्ट से मतलब होता है, जबकि अडल्ट वो सोसाइटी के बारे में सोच रहा होता है, और जो उससे भी ऊपर की क्लास के लोग होते हैं वो दूसरों के लिए सोच रहे होते हैं। तो सभी की मोरालिटी का लेवल डिफरेंट होता है। सो दिस वाज द थ्योरी, कोलबर्ग्स थ्योरी। अब इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है, क्योंकि द फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज कैरल गिलिगन। कैरल गिलिगन वाज एक्चुअली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, फेमिनिस्ट थी वो, और उन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कोलबर्ग्स की थ्योरी को। उनके अकॉर्डिंग इट वाज ए जेंडर बाइस्ड रिसर्च सिंस ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन हिज सैंपल वर मेल ओनली। एक भी लड़की को इंक्लूड नहीं किया गया था उस रिसर्च में। सो जेंडर बायस थी, क्योंकि लड़कियों को सोचने का तरीका अलग हो सकता है ना लड़कों से। सेकेंड, ये अमेरिकन स्टूडेंट्स थे सारे के सारे, तो वो एक पर्टिकुलर कल्चर बेस्ड थिंकिंग हो जाती है, यूनिवर्सल नहीं हुआ।
अगर आप दूसरे कल्चर से भी पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करते तो दैट वुड हैव बीन मोर यूनिवर्सल इन नेचर. सो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे इस थ्योरी के. बाय द वे, फिर भी ये थ्योरी काफ़ी हेल्पफुल है in order to understand the moral development process. So this was about this theory. और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट point of the B.Ed syllabus. Till then, you take care. Bye bye. Jai Hind.